हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम यूएनओ का पार्ट 2 करने वाले। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। आज हम इसका पार्ट 2 कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की, अब आज हम संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां देखते हैं, क्या क्या इसकी उपलब्धि है। तो देखिए, विश्व शांति और एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि: विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान प्रदान करना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैनात शांति सेनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षकों के द्वारा दुनिया में जान माल की हानि को निश्चित तौर पर कम किया जाता है। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार संलग्न और क्रियारत है। उदाहरण ईरान के वर्तमान परमाणु कार्य पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा की गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं। विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के औपचारिक अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उसकी भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां कार्यक्रम कोष कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्र शताब्दी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा की जा रही है। उदाहरण के लिए लीबिया, सीरिया और में मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए आदेश संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जा रहा। पर्यावरण रक्षा और सतत विकास के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन इसका उदाहरण है। अब इसकी आलोचना किस किस और या कमियां बोल सकते हैं। सही आलोचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने का एक उपकरण मात्र बन गया है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र अपने वित्तीय योगदान के लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान पर पूर्णतः निर्भर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए वित्त का अभाव है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना वर्ष 2003 में इराक पर हमला किया। ठीक है। निशस्त्रीकरण और पर्यावरण की वार्ताओं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान नगण्य के बराबर है। अभी भी शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी संभावित परिवर्तन के विरुद्ध है। अब देखिए, उसकी उपलब्धि और उसकी आलोचना के बाद अब प्रासंगिकता क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मूल कारण, देखिए ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव में तो नहीं, लेकिन अब बहुत जैसे LT ग्रेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये जानना, मतलब पॉइंट वाइज जानना जरूरी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विफलता का मूल कारण उसकी अक्षमता नहीं, बल्कि महाशक्तियों द्वारा उसके वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप में प्रदान न करके कमजोर बनाना है। लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक तौर पर उभरती नई समस्याओं के समाधान में, जैसे वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम, नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार, एड्स, मलेरिया जैसे बीमारियों में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्या सार्वभौमिक प्रकृति की है, जिसका समाधान कोई भी राज्य अकेले नहीं कर सकता। पर्यावरणीय समस्या, वैश्विक आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार इत्यादि के समाधान के लिए सार्वभौमिक सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विश्व के प्रत्येक राज्य को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। विकासशील देशों के लिए इसका महत्व निर्विवाद है, क्योंकि विश्व की अधिकांश सामाजिक आर्थिक समस्याएं विकासशील देशों में है, जिसके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र निरंतर प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रदर्शित करता है कि दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है, और तमाम विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया
में शांति स्थापना में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मामले पर विफल हो रहा है तो यह महाशक्ति के कारण है और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 43 में यह उपलब्ध किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को उसकी मांग पर विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये तो हम देख लिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना और इसका जो मुख्यालय, ये एग्जाम में आता ही है, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण निकाय हैं इसके, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, व्यापार एवं विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड है। क्या क्या है अंकटाड? तो अंकटाड का कब हुआ था स्थापना? 30 दिसंबर 1964 जनेवा में। 30 दिसंबर 1964 जनेवा में अंकटाड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय, सीधे क्वेश्चन आया, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य सभी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यवेक्षक के रूप में और अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। उद्देश्य अल्प विकसित देशों में त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। आगे है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उद्देश्य क्या है? अल्प विकसित देशों द्वारा समान आर्थिक विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को तीव्र करने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। फिर है इस शरणार्थी, ये तो पूछा भी, देखो इसको ऐसे भी ना, अगर आप यूजीसी नेट में करो तो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ये मुख्यालय दे देगा एक तरफ, ये सब दे देगा। तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को जनेवा में हुआ था। तो आप ऐसा करना, जो जो जनेवा है उसको एक जगह लिखना, जो जो न्यूयॉर्क उसको एक जगह, जो पेरिस है एक जगह। तो जब याद करने का उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना लोगे, मतलब उसका पहला पहला लेटर करके कि ये है तो ये पेरिस में है, ये तो ऐसा, तो वो आपको मतलब अस्थायी याद रहने में काफ़ी हेल्प करेगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नाम काफ़ी सर 1946 न्यूयॉर्क में है। इसमें क्या? अल्प विकसित देशों के स्थायी बाल्य स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं हेतु सहायता। आगे ये कई बार आपने देखा होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1961 में पीटर बेंसन ने लंदन में किया था। इसका कार्य विश्व में मानवाधिकार की रक्षा करना। यह गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र राज्य संप्रभु है तथा घरेलू मामले में राज्यों का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 2 का 7वां भाग में यह स्पष्ट कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यतापूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का केवल एक ही आधार है, आत्मरक्षा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता दी गई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार अहस्तक्षेपवाद है, परंतु समकालीन युग में मानवाधिकार के हनन को रोकने हेतु किए गए हस्तक्षेप को मानवीय हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही है। आगे है हस्तक्षेप वैधानिक अथवा नैतिक। विचारकों के अनुसार राज्य किसी भूभाग में सुरक्षा बनाए रखने के मूल यंत्र है, परंतु यदि राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो मानव नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप उचित है और यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल भी है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार मानवाधिकार के हनन का मुद्दा विधि का नहीं अपितु नैतिकता से संबंधित मुद्दा है, इसलिए नैतिक आधार पर हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। शीत युद्धोत्तर युग में विश्व में मानवीय नरसंहार को रोकने हेतु मानवीय हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण। तो कौन कौन से मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध आपत्ति? भीखू पारेख के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप में मानव की रक्षा निस्वार्थ रूप से नहीं की जा सकती। यथार्थवादियों की मान्यता भी इसके समान है। उनके अनुसार राष्ट्र राज्य केवल राष्ट्रीय हितों को
बनाए रखने हेतु कार्य करते हैं, इसलिए वे मानवीय संवेदना एवं करुणा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते। मानवीय हस्तक्षेप द्वारा कोई भी राज्य अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगा, इसलिए यथार्थवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व तो पूर्णतः राज्य का दायित्व है, इसलिए अगर राज्य में कोई अव्यवस्था या नरसंहार होता तो इसे रोकने एवं रक्षा का दायित्व राज्यों का है। इसलिए कोई बाहरी राज्य आंतरिक मामले को बेहतर करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। तीसरा है मानवीय हस्तक्षेप के दुरुपयोग की संभावना विद्यमान होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निष्पक्ष मानकों का अभाव है। इनके द्वारा मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जा सकती, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भी मानवीय हस्तक्षेप के आवरण का प्रयोग कर सकता है। आलोचकों के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप का चयनात्मक प्रयोग किया जाता है, परिणामतः यह नीति ही विसंगतपूर्ण है क्योंकि राज्य नैतिक मानदंडों के बजाय हितों के आधार पर हस्तक्षेप करते हैं। आलोचकों के मत में नाटो द्वारा कोसोवो में हस्तक्षेप इसका उदाहरण है। यह केवल मानवीय उद्देश्यों से प्रेरित नहीं, दूसरी ओर तुर्की, कुर्दों और चेचन्या में भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। विचारक इस बिंदु पर भी असहमत है कि मानवीय हस्तक्षेप हेतु किन नैतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाए जिसमें सहमति का अभाव हो। बहुलवादियों के अनुसार मानव अधिकार की रक्षा आवश्यक है, लेकिन राज्यों के मध्य असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप के द्वारा मानवीय व्यवस्था बनाए रखना आसान है, परंतु इस हस्तक्षेप में असहमति वहाँ हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप स्थिति और गंभीर हो जाती है। शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद विश्व में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में समूचे विश्व में मानवाधिकार को संरक्षित करने का आह्वान किया गया क्योंकि शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार का व्यापक हनन हुआ। विश्व के अनेक भागों में निर्जातीय एवं धार्मिक संघर्ष देखे गए। उल्लेखनीय है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में मीडिया और घरेलू जनमत के दबाव के कारण मानवीय हस्तक्षेप की घटनाएं हुई। विचारकों के अनुसार इराक के कुर्द लोगों की रक्षा हेतु पश्चिमी मीडिया द्वारा समाचार प्रसारण के आधार पर अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया तथा इराक के कुर्द क्षेत्र में उरान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए, अमेरिका ने 92 में सोमालिया में हस्तक्षेप किया। ऐसा माना जाता है कि CNN के प्रभाव, ठीक है, 94 में फ्रांस द्वारा रवांडा में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया गया। फिर 99 में कोसोवो में मानवीय हस्तक्षेप की आलोचना की गई। आगे 2012 में लीबिया में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया गया। वर्तमान समय में सीरिया में भी मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मानवीय हस्तक्षेप का ताज़ा उदाहरण 2017 में सीरिया में आया। यहाँ सीरिया के शहर खान शंखून में असद सरकार द्वारा रासायनिक हमला करवाया गया, जिसके बाद बिना संयुक्त राष्ट्र की सहमति के संयुक्त राज्य अमेरिका ने असर अल असद की सैनिक पे 59 क्रूज मिसाइल दागी। मानवीय हस्तक्षेप की वैधता। उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप पर लोगों ने सवाल उठाया क्योंकि यह इराक का आतंकी मामला था। इससे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 7 में प्रयोग उनकी परिस्थिति में होनी चाहिए थी जब मानव नरसंहार को व्यापक मामले उत्पन्न होते। शांति सुरक्षा हेतु भी खतरा उत्पन्न हो गया। इराक के संदर्भ में 91 में प्रस्ताव में 663 पारित किया गया, जिसमें सद्दाम हुसैन की तानाशाही सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। आगे प्रस्ताव पर रूस, चीन और गैर पश्चिमी देशों ने आपत्ति व्यक्त की। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में क्या निकला? निष्कर्ष में निकला ये कि मानवीय हस्तक्षेप के प्रयोग पर अभी भी विवाद जारी है। मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में गैर
राष्ट्रीयकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय है। गैर राष्ट्रीयकर्ता तभी अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब राज्य की सहमति प्राप्त होती है। वर्तमान में भूमंडलीकरण के युग में सर्वदेशीय कॉस्मोपॉलिटन नैतिक चेतना का विकास हो रहा है, इसलिए विश्व समुदाय मानवाधिकार के हनन के प्रति ज्यादा सचेत हुआ है। दीर्घकालीन रूप में मानवाधिकार की समस्या हल करने हेतु गरीबी, अभाव, कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना होगा। अधिकांश मानवाधिकार उल्लंघन की घटना तीसरी दुनिया में ही हो रही है, इसलिए मानवाधिकार को बचाने का सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक है, जिसका अभिप्राय सामाजिक, आर्थिक विकास और मानवीय हस्तक्षेप स्वीकार है, यदि यह सर्वसम्मति से निर्मित मानकानुसार हो तथा किसी महाशक्ति के हितों की पूर्ति न हो। आगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ, ये क्या है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सामने आए। कैसे? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है आधुनिक विचार तथा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप आया। फ्रांसीसी क्रांति के पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि निरपेक्षवाद के अधीन, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून ईश्वर के अधीन था, यह मानवीय दया पर आधारित था। फ्रेंच क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का संस्थानीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, संधियों का एक सेट है जो राष्ट्र राज्य द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन नियमों के संधियों से बचे हुए हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से अलग है। सर हेनरी मैन, लॉर्ड रसेल, ब्रियली, स्कॉट ओपेनहाइमर आदि ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविक माना है। अब इनका नाम याद रखिएगा। हेनरी मैन के अनुसार किसी नियम को कानून बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो। प्रोफेसर ओपेनहाइमर ने कानून के अस्तित्व हेतु समुदाय नियम के संग्रह एवं नियमों का पालन कराने वाली बाह्य शक्ति को आवश्यक माना है। अंतरराष्ट्रीय, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और घरेलू विधि में क्या अंतर है? पहले तो इनकी बुक भी याद रखिएगा। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस 1625 में अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र राज्य के मध्य लागू होने वाली विधि है। यह घरेलू विधियों से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के लिए कोई सर्वोच्च विधायी संस्था नहीं है, जबकि घरेलू विधि निर्माण के लिए संसद होता है। विश्व में कोई विश्व सरकार नहीं है जो विधि को लागू करता हो। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सरकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राज्य पर निर्भर है, जबकि घरेलू कानून को लागू करने के लिए एक सर्वोच्च सरकार होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि नरम विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, तो ये ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट लॉ है ये। अगला कहाँ कहाँ से इसका स्रोत है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच औपचारिक लिखित समझौता होता है। ठीक है, और क्या, यह द्विपक्षीय बहुपक्षीय होता है। राष्ट्र राज्य के बीच महत्वपूर्ण संधियां, अब ये महत्वपूर्ण संधियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या फिर इसको क्रम में सजाने को आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सफर्ड की संधि 1555 में, वेस्टफेलिया की संधि 1600, इसे 30 वर्षीय क्रांति भी बोलते हैं। उट्रेक्ट की संधि 1713, पेरिस की संधि 1814। संधियां द्विपक्षीय बहुपक्षीय हो सकती है। ठीक है, आगे है परंपरा, चलिए उतना जरूरी नहीं है। आगे है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषता। विशेषता क्या क्या है? बहुपक्षीय विधान है, सहमति और वैधानिक दायित्व है, न्याय एवं क्षेत्र पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वायत्तता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन के आधार। और ये मैं आपको ये यूजीसी नेट के हिसाब से करा रही हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। राजेश मिश्रा की ये बुक है, उन्हीं से मैं करा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन के आधार हितों को पूर्ण करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाज का दबाव, दंड का अभाव, नैतिकता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के कार्यक्रम का आधार क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 2 में कहा गया है कि राज्य दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 संप्रभुता हस्तक्षेप राष्ट्रीय विधि के मूल आधार है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार राज्यों के मध्य संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून सर्वोपरि होंगे। राज्यों का यह दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के अनुसार कार्य करें। अनुच्छेद 103 में 111 आर्टिकल टोटल हैं आपके यूएनओ में। आगे है
अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी सिद्धांत की मान्यता। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय विधि में विश्वास नहीं करते बल्कि शक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। आदर्शवादी उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्वपूर्ण बल देते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि नीति उन्मुख उपागम भी प्रचलित है। इसे न्यू हेवन स्कूल भी कहा जाता है। इसके समर्थक मैकडूगल लॉसवेल और रेसिमन है। ठीक, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विधि का नीति उन्मुख उपागम भी प्रचलित है, जिसे न्यू हेवन स्कूल कहते हैं, और इसके जो समर्थक है वो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, तो मानव नरसंहार करने वाले के विरुद्ध जर्मनी के न्यूरेनबर्ग में ट्रायल चलाया गया। टोक्यो में भी न्यायाधिकरण की स्थापना। मानव नरसंहार दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एक पृथक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, इसकी स्थापना डेट बस याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, क्रिमिनल कोड। 17 जुलाई 1998 हुई तथा 1 जुलाई को यह अच्छा क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। ये डेट 1 जुलाई कैसे, 17 को अगर, अच्छा सॉरी, 1 जुलाई 2000 को यह लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी, अगर स्थापना पूछे तो 17 जुलाई 1998, अगर इसको लागू होना तो 1 जुलाई 2002। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र संस्था है, उसका अंग नहीं है। इसका कार्य केवल मानव नरसंहार दोषी व्यक्तियों को दंडित करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ का पार्ट, उससे बिल्कुल भिन्न है। मानव नरसंहार का मुकदमा सद्दाम हुसैन, स्लोबोदान मिलोसेविच तथा रॉल्स टेलर के ऊपर चलाया गया। ठीक है, बीमार राज्य क्या होता है, तो अमेरिका द्वारा प्रतिपादित विचार जिसके अनुसार एक ऐसा राज्य जो पड़ोसी और अन्य राज्यों के लिए खतरा हो उसको बीमार राज्य कहेंगे। ऐसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का पालन न करे, घातक नरसंहार के हथियार का निर्माण करे, आतंकवाद को बढ़ावा दे। इसमें इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, असफल राज्य कौन, ऐसा राज्य जिसने अपनी आंतरिक विधि व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहा, जहां गृह युद्ध की परिस्थिति हो। यह स्थिति अफ्रीका के अत्यधिक पिछड़े राज्यों में है। अफगानिस्तान को भी पहले असफल राज्य में मतलब शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इतना ही था। और इसमें देखिए, इसमें कंटेंट आपको रिलेट नहीं कहीं कहीं से है, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं ना, तो राजेश मिश्रा की बुक में वो काफ़ी कलेक्ट करके दिया गया है। तो भले आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, और जो मेन चीज़ें मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आप जब लास्ट टाइम में आप रिवीजन करोगे तो काफ़ी कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प करा प्रिपरेशन में तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।